नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। सिर्फ पैसे कमाने भर से हम अपने सारे सपने पूरे नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पैसा भी कुछ कमाई करे। कहने का मतलब ये है कि आपके कमाए हुए पैसों पर कितना रिटर्न मिल रहा है, इसी से तय होता है कि आप अपने लक्ष्यों को कितने वक्त में पूरा कर पाएंगे। और ये कैसे करना है, ये हम आपको बताते हैं योर मनी में। योर मनी में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और पहले दर्शक ने हमें ईमेल भेजा है, आनंद शर्मा ने। हेमंत, इनकी उम्र 28 साल की है। कुछ फंड्स में इन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है, जिसमें से यूटीआई अपॉर्चुनिटीज में ये डालते हैं 2000 रुपए, यूटीआई मास्टर वैल्यू फंड में डालते हैं 3000 रुपए महीना। कुल निवेश पर 5 से 6% फायदा इनको फिलहाल हो रहा है, लेकिन जो यूटीआई मास्टर वैल्यू फंड है उसमें ये कह रहे हैं कि इन्हें घाटा हो रहा है। और इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड्स में ही और 10,000 रुपए हर महीना लगाना चाहते हैं। कौन कौन से अच्छे फंड्स हैं उनके नाम जानना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना एक लक्ष्य भी बताया है, जो है रेस्टोरेंट खोलना। 5 से 6 साल में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जिसके लिए इनको चाहिए 80 से 90 लाख रुपए। इसके अलावा इनके निवेश में एक आरडी भी ये करते हैं हर महीना, जिसमें 20,000 रुपए डालते हैं। और बैंक एफडी में इन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा किए हुए हैं और निवेश किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनके पास जो 2 फंड्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? यूटीआई मास्टर वैल्यू से यहाँ पे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। जी कविता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनका टाइम होराइजन। यहाँ पे बिल्कुल इनका जो लक्ष्य है, जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके लिए ही ये कॉर्पस बना रहे हैं। तो करीब 5 से 6 साल का इनका टाइम होराइजन है। अगर हम इन दोनों फंड्स को देखें तो यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो यूटीआई म्यूचुअल फंड का काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है। इसका जो 84 to 85% पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है और बाकी पैसा जो मिड कैप में जाता है। जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन जो करीब 5 से 6 साल है, तो उसमें बहुत ज्यादा, जैसे हम जानते हैं कि इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड डेफिनेटली ये है उनके लिए। वो देख भी रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि उसकी परफॉर्मेंस जो काफी अच्छी है। मास्टर वैल्यू जो फंड है वो एक एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। एक तो ये जो सेगमेंट है वो काफी एग्रेसिव है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली ये जो फंड है, अगर हम पीयर ग्रुप से कंपेरिजन करें, यानी इसी कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर करें, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनका टाइम होराइजन 5 से 6 साल। तो ऐसे में वो ऐसे फंड लें जो थोड़े कंसिस्टेंट हो और ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड हो। तो मुझे लगता है जैसे आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है वो, या बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो है, इस तरह के फंड ये लेके चले। अगर हम इनके अब टारगेट की बात करें, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 5 या 6 साल में, मैं 6 साल मान के चलता हूँ, 90 लाख रुपए इनको चाहिए अपने रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 10% का रिटर्न भी अगर मान के चलें, तो उसके लिए इनको 90,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि वो उनके लिए इस समय पे पॉसिबल नहीं होगा। इनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी कॉर्पस ये क्रिएट कर सकें कर लें। अगर इनका प्रोजेक्ट वाइबल है, उसमें उनमें कुछ एक्सपीरियंस है उनको इस लाइन में, तो बैंक के पास जाके डेफिनेटली लोन्स की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कोशिश करें कि जो भी कॉर्पस ये बना सके यहाँ पे बना लें। उसके बाद आप लोन से बात करके आप देख सकते हैं कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं। कविता, आपने ये भी कहा कि रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट में मेन अट्रैक्शन क्या है कि आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन हम ये ना भूलें कि जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, अगर आपको 9% आपको अगर रिटर्न मिल रहा है वहां पे, तो 2.7 जो है वो आपका वहां पे टैक्स में चला गया, तो बहुत कम रिटर्न आपको बचता है। तो ऐसे में आपको देखना है उन ऑप्शंस को जहां पे एक तो रिटर्न आपको थोड़ा बेहतर मिल सके, दूसरा रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट हो। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के जो फंड हैं उनमें अगर एसआईपी करें तो वो सही रहेगा। जैसे बिरला शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी फंड को देख सकते हैं आनंद आप, और एक बीएनपी का जो शॉर्ट टर्म फंड है उसको देख सकते हैं। और कितनी रकम डालनी होगी इसमें? जो भी पैसा वो रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं, एक तो मैंने जैसे कहा कि रिटर्न उनको बेहतर मिल सकता है, दूसरा जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं एडिशनल। फिर से मैं इनका टाइम होराइजन 6 साल का मान के चल रहा हूं। मुझे लगता है बैलेंस फंड जो है वो इनके लिए सही रहेंगे। बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में इस होराइजन के लिए डालना सही नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैलेंस फंड या टाटा बैलेंस फंड, ये जो दोनों फंड हैं, दोनों में डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, या एक फंड में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में बदलाव करें, ऐसे ऑप्शन में जाएं जहां पर रिटर्न टैक्स एफिशिएंट हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बनाए। जैसा मैंने पहले कहा, इनकी कोशिश होनी चाहिए जितना कॉर्पस बना सकें वो बनाएं, और फिर बाकी के लिए देखें अगर उनको लोन मिल सकता है तो। और हर साल अपनी आय के मुताबिक निवेश बढ़ाया भी जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम
प्लानिंग की बात करते हैं तो हम आज का देखते हैं और हमारा टारगेट क्या है। शायद हो सकता है हमारा टारगेट उतना ही रहे अगर हमने इन्फ्लेशन को लिया है, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है अगर हम उसका 10 या 20% अगर हम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें, हमेशा करना भी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, दूसरा जो प्रोसेस आप करते हैं लॉन्ग टर्म का उसको कभी रोकिए। अगर दो चीज रखें तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। करना है बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आनंद बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। पुणे से मयंक निगम हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मयंक, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम, मेरे पास दो फंड है, HDFC प्रूडेंस फंड और HDFC इक्विटी फंड। ये मैंने 10 से 15 साल के लिए रखे हैं और मुझे 4000 के फंड और लेने हैं जो भी 5 से 10 साल के लिए लेने हैं। तो मुझे ये दोनों फंड कैसे, इसके बारे में जानना है और मुझे और फंड के लिए सजेशन दीजिए 5 से 10 साल या 15 साल के लिए। ठीक है हेमंत, लंबी अवधि का नजरिया है इनका, तो बहुत अच्छी बात आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने के बारे में सोचा लंबी अवधि के लिए खासतौर से, तो क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए दोनों फंड जो है काफी, अगर इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छा है। ये बात सही है कि दोनों फंड्स की अगर हम पिछले 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो उनकी परफॉर्मेंस शायद पीयर ग्रुप के मुकाबले में इतनी ज्यादा है नहीं। कभी कभी क्या होता है जब हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं हमको लगता है कि इस फंड से निकल जाए क्योंकि हमें इतनी रिटर्न अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर आपका 10 या 15 साल का टाइम होराइजन है तो वो इक्विटी है एसेट क्लास के लिए, फंड के लिए नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर 6 महीने 1 साल में अपने फंड्स को चेंज करते रहें। अगर फंड का क्वालिटी अच्छी पोर्टफोलियो की और उनकी जो फंड कॉम्पोजिशन जो है यानी किस किस सेक्टर में उनका एक्सपोजर है, अगर वो अच्छा है और जो बाकी फंड है आपके जो पोर्टफोलियो में उनसे थोड़ा अलग है तो आपको उन फंड में बने रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि दोनों के दोनों फंड जो है, हालांकि शॉर्ट टर्म में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, दोनों के पोर्टफोलियो क्वालिटी पोर्टफोलियो है उसमें ये बने रहे। जो एडिशनल पैसा ये लगाना चाहते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है 2 फंड की मैंने बात की थी, ICICI फोकस ब्लू चिप और बिरला फ्रंटलाइन। ये ऐसे फंड हैं, हालांकि इनका जो है टाइम होराइजन काफी लंबा है, फिर भी मेरा ये मानना है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए 60% पैसा आपका लार्ज कैप में जाना चाहिए, 60 to 70 इनफैक्ट, और 30 to 40% पैसा जो है मिड कैप में जाना चाहिए। जब भी अपना पोर्टफोलियो की कंपोजिशन बनाएं इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो को एग्रेसिव मत बनाएं। जैसा मैंने पहले कहा शो में, इक्विटी जो एसेट क्लास है वो एग्रेसिव है, उसको ज्यादा एग्रेसिव बनाने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ऐसे फंड में जाइए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो और आपका जो बायस है यानी जो ज्यादा रुझान जो है उन फंड्स का लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए। तो मयंक, आपके लिए सलाह यही है कि ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी और BSL फ्रंटलाइन इक्विटी, इन 2 फंड्स में आप जो और निवेश करना चाहते हैं वो पैसे इन फंड्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। हितेश पटेल का ईमेल आया है, 32 साल की उम्र है इनकी, 5 फंड्स में इन्होंने पैसे डाले हुए हैं। फिलहाल हर महीने 8,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में, लेकिन 2,000 की एक और SIP शुरू करना चाहते हैं और कुछ अच्छे फंड्स के नाम यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो हेमंत, तो सबसे पहले 5 फंड्स क्या आपको कुछ ज्यादा नहीं लगते इनके पोर्टफोलियो के लिए? जी डेफिनेटली, आई थिंक टोटल कुछ 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें 5 फंड है। लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं कि इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। इन्होंने जो फंड चुने हैं वो सारे के सारे अपनी कैटेगरी के लीडर्स हैं, तो आई थिंक वो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बट कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ, एक्चुअली कभी कभी इन्वेस्टर्स का क्या होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते कितना पैसा आपको SIP में इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। तो मान लीजिए अभी आपको लगता है कि हमारी क्षमता 2 या 3 हजार रुपए की है, तो आप 2 फंड ले लेते हैं। फिर 1 साल के बाद आपको लगा कि हम 2,000 और डाल सकते हैं, तो हम 1 फंड को और ऐड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए SIP में आप देखते हैं सडनली आपके पास 5, 6, 7 फंड हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जैसा मैंने कहा, सारे के सारे फंड अच्छे हैं, बट मुझे लगता है 8,000 के लिए 2 या 3 फंड होने चाहिए इनके पास। तो एक तो HDFC इक्विटी वो रख सकते हैं, ICICI फोकस ब्लू चिप और बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, ये 3 फंड। बाकी जो 2 फंड हैं
उसमें एक बैलेंस फंड है और एक इक्विटी फंड है। 3,000 रुपये वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और 2,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये 5,000 जो है ये इन्हीं तीनों फंड में इसको रीएलोकेट कर ले। ऐसे फोकस में जैसे 2,000 और डाल सकते हैं, यहाँ पे बिरला फ्रंटलाइन के अंदर 2,000 डाल सकते हैं, और 1,000 रुपये जो है वो HDFC इक्विटी में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तो फंड उनके काम हो जाएंगे, दूसरा जो एलोकेशन भी है वो भी यहाँ पे उनके लिए ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर ये चेंज करें इसमें तो डेफिनेटली एक तो पोर्टफोलियो उनका बैलेंस हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी काफी कंसिस्टेंट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। पुणे से नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नितिन, सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मैं भी रिलायंस ग्रोथ में 2010 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP में 1,000 रुपए का। HDFC टॉप 200 में मेरा 2,000 है, और DSP ब्लैक रॉक है उसमें 2,000 है। तो मुझे 2014 के एंड में 2 लाख की जरूरत है। उसके बाद 20 से 22 साल के बाद मुझे 25 लाख रुपए लगेंगे, और रिटायरमेंट के लिए मैं 50 लाख चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या बदलाव करने पड़ेंगे मेरे पोर्टफोलियो में, और कैसे इंक्रीज करने पड़ेंगे, ये मेरा सवाल है। हेमंत, किस तरह ये अपने लक्ष्य को पा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कविता, इन्होंने जो कहा है इंश्योरेंस इनके पास बिल्कुल भी नहीं है जी। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं चाहूंगा नितिन आप इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करें, और उसके लिए आपका जो सही ऑप्शन रहेगी वो एक टर्म प्लान ले लें, क्योंकि एक तो उसका जो प्रीमियम है काफी कम रहता है, और दूसरा जितनी आपकी जरूरत के हिसाब से आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए वो आपको मिलेगा। यानी अगर मैं आपको थंब रूल बताऊं तो जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 गुना के करीब आपको टर्म प्लान में रिस्क कवर आपको होना चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन टर्म प्लान लेंगे तो और भी सस्ता मिलेगा आपको। कुछ एक टर्म प्लान मैं आपको बता देता हूं, आप उनको चेक कीजिए और देखिए कौन सी आप करना चाहेंगे। HDFC की एक क्लिक टू प्रोटेक्ट देख सकते हैं, ICICI प्रू की आई केयर आप देख सकते हैं, टाटा IA की AIA की आप देख सकते हैं, आई रक्षा। ये 3 टर्म प्लान है, इनमें से कोई भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो एक टर्म प्लान ले लीजिए। अगर हम इनके टारगेट्स की अगर बात करें, ब्रॉडली इन्होंने कहा इनके 4 गोल हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर हम पहले लेते हैं आपके, तो आपने कहा रिटायरमेंट के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए 28 साल में, क्योंकि इतना लंबा समय है और इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने, और वो सही भी है। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब 2,000 रुपए उनको वहां पे इन्वेस्ट करना है। दूसरा इनका जो गोल है वो चाइल्ड एजुकेशन का है, 16 साल में इनको 10 लाख रुपए चाहिए। यहां भी अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तीसरा गोल है इनकी चाइल्ड मैरिज के लिए, करीब 25 साल में इनको 20 लाख रुपए चाहिए। 12% के हिसाब से इनको करीब 1,500 रुपए इन्वेस्ट करना है। ये इनके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात है। चौथा जो गोल है उन्होंने कहा 2 साल में उनको करीब 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्योंकि समय बहुत कम है तो हम 9% का अगर रिटर्न मान के चले तो उनको 7,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इनको करीब 5,500 रुपए इन्वेस्ट करें, और अभी मुझे लगता है करीब 5,000 रुपए वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1-2 चेंजेस मैं कहूंगा डेफिनेटली पोर्टफोलियो में नितिन आप कर लीजिए। रिलायंस ग्रोथ की जगह मुझे लगता है आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी रख लीजिए, वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। HDFC टॉप 200 इनके पास ऑलरेडी है। DSP ब्लैक रॉक 100 की जगह अगर आप ICICI फोकस ब्लू चिप लेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन रहेगी। जहां तक आपका 7,000 रुपए का सवाल है, अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने कहा है इनके पास करीब 1 लाख रुपए कैश है और करीब 2.5 लाख रुपए इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है स्टॉक में उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका कुछ हिस्सा दोनों का जो इनका जो गोल है 2 साल के बाद 2 लाख का, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये पोर्टफोलियो में इस तरह से चेंजेस करें, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होगी, और जो उनका इमीडिएट जो गोल है यानी 2 साल के अंदर शॉर्ट टर्म में जो है वो कुछ कैश में से और कुछ इक्विटी में से निकाल के वहां से उसको यूटिलाइज करेंगे तो अपना गोल पूरा कर पाएंगे। चलिए, और इससे पहले आपको शुरुआत करनी है अपने लिए एक टर्म प्लान से। उसके बाद जो है आपको लगभग 5,500 रुपए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए निवेश करने हैं, और आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है जो है 2 साल में 2 लाख रुपए, उसके लिए आपको 7,000 रुपए का निवेश यहाँ पर करने की जरूरत है। चलिए, अब योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत सिस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। बिहार के छपरा से रजनीश का ईमेल आया है। हेमंत, इन्हें एनपीएस में निवेश करना है, हर महीने 500 रुपए डाल सकते हैं, और इनकी उम्र महज 24 साल की है, और 60 की उम्र तक कितनी रकम ये जोड़ पाएंगे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो काबिल तारीफ है वो है इतनी यंग एज में ये अपने रिटायरमेंट के बारे में अभी से सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं समझना चाहूंगी कि क्या एनपीएस रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प है?
देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने करियर की शुरुआत में, हालांकि इनकी एनुअल इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, क्योंकि जितना लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे नर्चर करने के लिए, उतना ही आपको फायदा होगा। तो आई थिंक डेफिनेटली काबिल तारीफ है कि इतनी यंग एज में और शुरुआत में ये अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हैं। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, पहले बता दूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपए कर सकते हैं टीयर 1 अकाउंट में। 6,000 रुपए साल में आपको इन्वेस्ट करने हैं। अगर ये हर महीने इन्वेस्ट करते रहेंगे तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनपीएस की टीयर 1 अकाउंट में, वो ये डेफिनेटली पूरे करते हैं। देखिए, एनपीएस जो है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छी ऑप्शन बन के उभरा है। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो काफी एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, चाहे वो खुद देखें या अपने एडवाइजर के साथ देखें, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। वो चाहते हैं कि ऐसी ऑप्शन मिले जहां पे ऑटोमेटिकली हमारी जो एलोकेशन है वो ऐसी जगह पे हो जाए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे पर्पस है, वो पूरे हो जाए। एनपीएस के अंदर 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो इक्विटी में डाल सकते हैं, लेकिन वहां पे कैप है, जो आप पैसा लगाते हैं उसका 50% से ज्यादा आप इक्विटी में नहीं लगा सकते। एक ऐसी ऑप्शन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की है, और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड की। 3 ऑप्शन हैं आपके पास। चाहे तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। कुछ एक बदलाव भी एनपीएस में हुए हैं पीछे, जैसे वो जो 60 ईयर्स के बाद जो पैसा आप निकाल सकते थे पहले, वो आपको फेजेस में मिलता था, अभी लम सम मिलता है। तो 60% जो पैसा आप निकालेंगे, और अगर आप चाहें कि कुछ ऑप्शन आपको मिल रही है जहां पे एन्युइटी से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं मिल सकती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कहीं लगता है मुझे कुछ डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। टैक्स का मैच्योरिटी भी अभी भी एक इशू है, वो जो सॉर्ट आउट होना है। तो जैसा मुझे लगता है कि अगर आप बहुत एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से या एक इन्वेस्टमेंट करने से आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाए, तो ये सही है। बट मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर आप इतने लंबे 36 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में लगाएं। उसके साथ में आपके पास पीपीएफ जैसी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी बनेगा। आपकी जो रिटर्न है एज ऑफ टुडे, वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होगी। और इक्विटी में आपके पास इतनी सारी ऑप्शन है। आप चाहें तो एक बैलेंस फंड में जा सकते हैं, चाहे तो इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, या वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए कॉम्बिनेशन अगर थोड़े से अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली आप देखें, और देखना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, या कोई भी आपका लॉन्ग टर्म का जो गोल है, डेफिनेटली थोड़ा समय अगर अपने पोर्टफोलियो पे लगाएं, तो मुझे लगता है और ऐसी ऑप्शंस हैं जहां मिक्स एंड मैच करके आप इससे बेहतर आपको रिटर्न मिल सकता है। अभी तो इन्हें सिर्फ 500 रुपए लगाने हैं, तो कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप इनको सजेस्ट करेंगे, अगर एनपीएस में फिलहाल अभी ये नहीं शुरू करें? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ऑप्शन 500 रुपए की अभी नहीं है। कुछ एक फंड है, जैसे रिलायंस फंड है या सुंदरम फंड है, वहां पे ये देख सकते हैं। बट अगर मुझे एक फंड इनको बोलना है, तो मैं कहूंगा कि रिलायंस का जो टॉप 200 फंड है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, वहां पे अपनी एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। राहुल गर्ग का ईमेल आया है, इन्हें 2020 तक 50 लाख रुपए चाहिए। 5 फंड्स में 22,000 की मंथली एसआईपी ये कर रहे हैं, और करीब 3.25 लाख का एक मुश्त निवेश भी इन्होंने किया हुआ है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो में 10 से भी ज्यादा फंड है, और जानना चाहते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है फिलहाल कैसा है। तो आपका क्या टेक है इनके पोर्टफोलियो पर? सबसे पहले तो देखिए कविता, 2 इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जिन्होंने कॉम्बिनेशन लिया है, लमसम और एसआईपी का बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन है। जो इनके फंड्स हैं, वहां पे भी ज्यादातर पैसा इक्विटी फंड में है, और कुछ पैसा जो है गोल्ड में है। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज इन्होंने बिल्कुल सही किया है। फंड काफी ज्यादा है मुझे लगता है। कुछ एक फंड मैं बताता हूँ जो रख सकते हैं ये अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे फोकस ब्लू चिप की हमने पहले बात की, बिरला फ्रंटलाइन की भी हमने पहले बात की, यूटीआई अपॉर्चुनिटी भी एक इनके पास फंड है, और एक एसबीआई मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस फंड है। ये 4 फंड और एक मुझे लगता है गोल्ड फंड जो है उसको रखें। जो इन्होंने कॉर्पस अभी तक एक्यूमुलेट किया है, क्योंकि इनका टाइम होराइजन जो है 8 से 10 साल का है, तो मैं यहाँ पे 10% का एनुअलाइज अगर रिटर्न मान के चलूं, 3,87,000 का इनका कॉर्पस है आज, और 22,000 की अगर इनकी एसआईपी मान के चलूं, तो करीब 40 लाख रुपए का कॉर्पस बनेगा। अगर ये चाहते हैं कि अपना टारगेट 50 लाख का पूरा हो, तो 8,000 रुपए इनको और एसआईपी में बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर ये पोर्टफोलियो में बदलाव करें, कंसिस्टेंटली अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। mf@moneycontrol.com पर सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी यहां देख सकते हैं।